हे गाइस, हमने अपने पिछले वीडियो में HTML के अंदर फॉर्म को कैसे यूज करते हैं और हम कौन कौन से फॉर्म टैग्स को यूज कर सकते हैं, और आज की इस वीडियो में हम इनपुट टैग्स को डिटेल में सीखने वाले हैं। इनपुट एलिमेंट के अंदर कौन कौन से हम एट्रीब्यूट्स को यूज करने वाले हैं और कौन कौन से टाइप एट्रीब्यूट से हम इन इनपुट टैग्स को डिफरेंशिएट करने वाले हैं, वो सब हम इस आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा, क्योंकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको सही टाइम पे मिलते रहे। और बढ़ते हैं हम अपने आज की वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, हमने पहले से अपनी HTML में फाइल बना ली है और उसका टाइटल भी चेंज कर दिया है। तो HTML फॉर्म को यूज करने के लिए सबसे पहले मैं तो एक H1 लूंगा और वहाँ पे इनपुट टाइप्स, यही सेम यहाँ पे H1 के अंदर लिखूंगा, कॉपी पेस्ट करूंगा और उसके बाद उसे डिफरेंशिएट करने के लिए सिंपली एक हॉरिजॉन्टल रूल दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद एक सिंपली फॉर्म लूंगा। ठीक है, और इस फॉर्म के अंदर ही हमें अपने इनपुट एलिमेंट्स को यहाँ पे यूज करना है। अब हमारे इनपुट एलिमेंट के अंदर कई सारे टाइप्स है और इसे हम टाइप एट्रीब्यूट से डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमारे पास अलग अलग टाइप्स के इनपुट एलिमेंट्स है। जैसे सबसे पहले मैं लेता हूँ इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, इसे मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमारे पास अपना टेक्स्ट इनपुट यहाँ पे आ चुका है। हम यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे मान लो ब्लू कोडर टेक्स्ट, कुछ भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। हम यहाँ पे नंबर भी डाल सकते हैं। अभी टेक्स्ट इनपुट में हम कौन सा भी टेक्स्ट यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कैरेक्टर है, नंबर है, सारे। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे सिर्फ मैं नंबर यूज करूँ, जैसे अगर मैं कोई टेक्स्ट डालूँ तो वो यहाँ पे ना आए, तो उसके लिए मैं सिंपली एक इनपुट टैग लूंगा जिसका नाम है टाइप नंबर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जैसे नंबर लिखता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एरो यहाँ पे दिखाई देंगे और इस टेक्स्ट फील्ड में हमें कुछ नहीं दिखाई देता। मतलब हम यहाँ पे अगर टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे टाइप नहीं होगा, हम खाली इस पे नंबर डाल सकते हैं। इसके अंदर हम कुछ एट्रीब्यूट्स को हम देख सकते हैं। जो हमारा सबसे पहला एट्रीब्यूट है उसे हम प्लेस होल्डर कहते हैं। मैं लिखता हूँ एनी टेक्स्ट, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें अपने इनपुट के अंदर जो हमने प्लेस होल्डर डाला था वो हमें शो कर रहा है। और सेम हम नंबर टाइप को भी करेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे इनपुट एनी नंबर। ठीक है, तो इस तरह से हम प्लेस होल्डर को भी अपने इनपुट टैग के अंदर यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और एट्रीब्यूट है जिसका नाम है वैल्यू। अगर यहाँ पे हम वैल्यू लिखते हैं, तो अगर हमें कुछ बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट यहाँ पे डालना हो, जैसे मैं यहाँ पे ब्लू कोडर टेक लिखता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पे सेव करूंगा और अपने ब्राउजर में जाऊंगा तो आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ब्लू कोडर टेक यहाँ पे लिख के आएगा। आप इसे मॉडिफाई भी कर सकते हो। और अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो जो भी यहाँ पे मैंने वैल्यू में टेक्स्ट डाला है वही सेम हमें बाय डिफॉल्ट यहाँ पे शो करेगा। तो फिलहाल इसे मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और सिंपली इसे डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे ब्रेक टैग यूज करूंगा। ठीक है, और इन्हें मैं यहाँ पे लेबल भी दूंगा, लेबल, और यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट इनपुट और सेम लेबल कॉपी करके यहाँ पे लिखूंगा नंबर इनपुट। ठीक है, अब परफेक्ट हमें दिख रहा है। अब इस नंबर के अंदर हम कुछ एट्रीब्यूट्स को भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं दूंगा मिनिमम इक्वल्स टू 2 लिखता हूँ और यहाँ पे 5 लिखता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पे सेव करूंगा तो आप देख सकते हो अगर मैंने यहाँ पे अपवर्ड एरो पे क्लिक किया तो आपको जो मैंने यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 2 लिखा है वही आपको दिखाई देगा। जैसे 2, ना 0 दिखाया ना 1 दिखाया, डायरेक्ट 2। यहाँ पे जैसे मैं अपवर्ड करता हूँ तो आप देख सकते हो जो मैंने मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे यूज करी है वही वैल्यू यहाँ पे हमें शो कर रहा है। इसके आगे कोई भी वैल्यू यहाँ पे जा नहीं रहे। तो इस तरह से हम अपने नंबर इनपुट के अंदर मिनिमम एंड मैक्सिमम एट्रीब्यूट्स को भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और इनपुट है, उसका नाम है इनपुट ईमेल। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक स्मार्ट ट्रिक बताता हूँ। अभी विजुअल स्टूडियो के अंदर हम इनपुट को लिखने के लिए सिंपली कुछ ट्रिक्स को यूज करते हैं जिससे हम अपने कोड को फास्ट लिख सके। जैसे मुझे यहाँ पे इनपुट लिखना है तो मैं लेस देन ग्रेटर देन के अंदर इनपुट टैग लूंगा, उसके बाद टाइप लिखूंगा, के अंदर टाइप को लिखूंगा, जैसे मैं ईमेल लेता हूँ। तो इससे हमारा टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि कम वक्त में हम अपने कोड को लिखे तो सिंपली ऐसा ना करते हुए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे
पे इनपुट लिखता हूँ, उसके बाद आपको कोलन लिखना है और उसका जो टाइप है, जैसे यहाँ पे ईमेल है, जैसे यहाँ पे एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हो हमें अपनी इनपुट के अंदर टाइप एट्रीब्यूट के अंदर हमने जो टाइप लिया था ईमेल, वो यहाँ पे शो कर रहा है। इस तरह से हम अपने कोड को ज्यादा तेजी से लिख सकते हैं। ये फॉर्म है, ठीक है। इससे पहले मैं यहाँ पे फिर से लेबल लूंगा और यहाँ पे मैं अपने ईमेल टाइप को पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ईमेल इनपुट और इसे भी हम यहाँ से ब्रेक कर देंगे। अब ये जो ईमेल इनपुट है, इसे हम अपने इनपुट को वैलिडेशन देने के लिए यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने टेक्स्ट एट्रीब्यूट को लिया और यहाँ पे हम सिर्फ नंबर यूज कर सकते हैं। उसी तरह जो ईमेल का जो फॉर्मेट है, जैसे मान लो xyz@abc.com, ऐसा कुछ ईमेल का एक फॉर्मेट रहता है। मैं यहाँ पे इनपुट लेता हूँ, कोलन लेता हूँ और सबमिट लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे सबमिट लेता हूँ उसके अंदर भी मैं सबमिट करके लिखता हूँ, सबमिट, ठीक है। और इसे भी हम लाइन ब्रेक करेंगे। अब जैसे यहाँ पे मैं सेव करता हूँ, आपको सबमिट बटन शो होगा। अब यहाँ पे मैंने ईमेल टैग तो लिया है और यहाँ पे कुछ भी टाइप करूंगा तो यहाँ पे ऑब्वियसली टाइप होगा, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि इसे प्रॉपर एक वैलिडेशन लगे तो उसके लिए मुझे एट्रीब्यूट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जैसे रिक्वायर्ड, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड लेता हूँ, आप देख सकते हो जैसे मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ, आपको ये बोलेगा कि प्लीज फील्ड आउट दिस फील्ड, मतलब कि हम इस फील्ड को एम्प्टी नहीं रख सकते, इसमें हमें कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। और इसे ही नहीं, हम अपने ऊपर वाले इनपुट्स को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अभी जैसे मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ तो आप देख सकते हो हमें टेक्स्ट इनपुट में भी कुछ यहाँ पे डालना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट डालता हूँ, उसके बाद कुछ नंबर भी डालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे सेव करता हूँ, यहाँ पे कुछ नंबर भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे हमें क्लियरली बता रहा है, जैसे हमने यहाँ पे मीन और मैक्स एट्रीब्यूट को यूज किया और जैसे हमने यहाँ पे 100 लिखा और यहाँ पे सबमिट किया तो हमें बता रहा है वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 5, मतलब हम 5 से ज्यादा नहीं लिख सकते और 2 से कम नहीं लिख सकते। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ और सबमिट करता हूँ तो ये भी यहाँ पे हमें आगे एक मैसेज दे रहा है कि वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, मतलब हमने जो मिनिमम और मैक्सिमम में जो रेंज दी है वही रेंज यहाँ पे हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ तो अब ये एरर चली जाएगी, बट हमारे पास ईमेल इनपुट है उसमें भी हमने वही सेम रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट को यूज किया है। उसके अंदर हम प्लेस होल्डर भी डाल देंगे, एंटर ईमेल, ठीक है। तो प्लेस होल्डर डालने के बाद जैसे मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखता हूँ और यहाँ पे कोई नंबर लेता हूँ और यहाँ पे मैं अगर कुछ रैंडम डालता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं ईमेल ना देते हुए कुछ रैंडम डाल दूँ, तो ये क्लियरली हमें बता रहा है कि हमने यहाँ पे @ इंक्लूड नहीं किया, हमने यहाँ पे जो पैटर्न रहता है ईमेल का वो फॉलो नहीं किया। तो उसके लिए हमें क्लियरली उस ईमेल के पैटर्न जो है, जैसे @ हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे डोमेन नेम के बाद .com या फिर .in या फिर ऐसा कुछ भी यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पे अपने फॉर्म को यहाँ से ऐसे सबमिट कर सकते हैं। तो सबमिट करते हैं हमें कोई भी एरर यहाँ पे दिखाई नहीं दी और हमारा फॉर्म सबमिट, मतलब हमने यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे लिखा नहीं, इसलिए हमें बाय डिफॉल्ट हमें यहाँ पे इसी पेज पे रिडायरेक्ट करके दिया है। हम इसे बैकएंड से डेटा प्रोसेसिंग के लिए भेज सकते हैं और ऐसे तरह से हम अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे सबमिट लिखा, सेम उसी तरह हमारे पास एक बटन भी है। अब इन दोनों टाइप्स को हमने अपने पिछली वीडियो में ऑलरेडी कवर कर लिया है और साथ ही में हमने बटन टैग के अंदर कुछ जावास्क्रिप्ट लिख के हमने अपने वेब पेज के अंदर अलर्ट भी शो किया था। तो फिलहाल मैं इस बटन को कमेंट करता हूँ और उसके बाद जो हमारा अगला इनपुट टैग है हमारे पास वो है टेलीफोन। अभी यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ टेलीफोन नंबर, ठीक है। अभी मैं यहाँ से ये रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट तीनों में से निकाल लूंगा। जिस टाइप को हम देख रहे हैं उसी को हम यहाँ पे फिलहाल रिक्वायर एट्रीब्यूट देते हैं और जैसे सेव करूंगा, अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ जैसे कुछ कैरेक्टर, उसके बाद कुछ नंबर या फिर कैरेक्टर, फिर से कोई भी टाइप करता हूँ तो और सबमिट करता हूँ तो ये अपने आप सबमिट हो रहा है। बट हमने इसका जो टाइप है उसे टेलीफोन लिया है तो इसने ऐसा कुछ करके टेलीफोन नंबर यहाँ से लेना चाहिए, बट ये यहाँ से कैरेक्टर को भी एक्सेप्ट कर रहा है। मतलब जो हमारा टेलीफोन टाइप है वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है। तो अगर हमें एक प्रॉपर वैलिडेशन अपने टेलीफोन को लगाना है तो उसके लिए हम पैटर्न नाम का
एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं। अब इस पैटर्न के अंदर कौन से टाइप का हम इनपुट ले सकते हैं उसे हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर में जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ कि मुझे यहाँ पे 1 2 3 4 5 डैश 1 2 3 4 5 ऐसा यहाँ पे 10 नंबर का टेलीफोन नंबर और 5-5 के ग्रुप में मुझे ऐसे एक्सेप्ट करे और बीच में ऐसे डैश। तो अब जैसे मैंने प्लेस होल्डर में वैल्यू डाली है, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो इनपुट है सेम उसी पैटर्न का डेटा यहाँ पे एक्सेप्ट करे। तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ 0 to 9, मतलब 0 से 9 तक हम कोई भी यहाँ पे नंबर लिखे और उसके बाद कर्ली ब्रेस के अंदर हमारे पास अब जैसे इस ग्रुप के अंदर कितने हम यहाँ पे नंबर ले रहे हैं उस तरह से हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। उसके बाद डैश और फिर से सेम हमें पैटर्न यहाँ पे लेना है नेक्स्ट 5 नंबर ऑफ ग्रुप्स के लिए। तो ये हमारा पैटर्न बन गया। अब यहाँ पे हम अगर डैश करके ऐसा A to Z भी लिख सकते, मतलब A से लेकर Z तक हम कोई भी कैरेक्टर को यहाँ पे यूज कर सकते। बट हम इसे टेलीफोन के लिए यूज करें तो हमें सिर्फ 0 to 9 इन नंबर से ही मतलब है। तो अब जैसे मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और यहाँ से सबमिट करता हूँ तो पहले तो हमें रिक्वायर्ड की फील्ड देगा, मतलब हमारे जो टेलीफोन इनपुट है वो एम्प्टी है। और यहाँ पे मैं अगर कैरेक्टर लिखूंगा हाई करके और सबमिट करूंगा तो आप देख सकते हो हमें ये वैलिडेशन शो कर रहा है, मतलब प्लीज मैच द रिक्वायर्ड रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। मतलब हमें ये बता रहा है कि हमने जो फॉर्मेट लिया है उसे हमने यहाँ पे यूज नहीं किया। तो मैं अगर यहाँ पे डालता हूँ कुछ भी नंबर रैंडम 1 9 8 7 6 5 4 3 2 और इतना ही रखता हूँ और सबमिट करता हूँ तो फिर भी हमें वही एरर शो करेगा क्योंकि हमने अभी भी उस पैटर्न को फॉलो नहीं किया है। 2 1 अभी 5 और 5 10 कैरेक्टर हो गए और मैं जैसे यहाँ पे सबमिट करता हूँ फिर भी हमें 10 कैरेक्टर होने के बावजूद भी हमें वो वैलिडेशन दे ही रहा है। तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे डैश लिखते हैं, मतलब हमने यहाँ पे 5 ग्रुप्स के बाद डैश दी थी और उसके बाद फिर से 5 ग्रुप लिया था। ऐसा एग्जैक्ट पैटर्न हमें यहाँ पे इनपुट में डालना पड़ेगा तभी जाके हमारा ये जो फॉर्म है वो सबमिट हो पाएगा। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे सबमिट किया तो हमारा जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अब इसके बाद हमारे पास जो इनपुट टाइप है उसका नाम है पासवर्ड। तो मैं सिंपली लेबल लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ पासवर्ड इनपुट यहाँ पे लिखता हूँ और सिंपली यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनपुट कोलन पासवर्ड। अब ऐसे जैसे लिखता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड लेता हूँ और इसका रिक्वायर्ड निकाल देता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे कुछ रैंडम टाइप करता हूँ, जैसे अभी देखो कुछ भी टाइप कर रहा हूँ हमें वो टेक्स्ट नहीं दिखा रहा है। हमें आज पासवर्ड के अंदर जो भी हम ऐसे लिखते हैं तो हमें वो डॉट लाइन नहीं दिखा रहा है। अगर हम अपनी वेबसाइट के अंदर लॉगिन फॉर्म कर रहे हैं लिख रहे हैं या फिर कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिख रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो जो हम पासवर्ड डाल रहे हैं वो किसी और को पता ना चले, तो हम इस पासवर्ड टाइप को यूज करके अपने जो इनपुट है उसे सिक्योर कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैं ब्रेक टैग दूंगा, ठीक है। और इधर भी हम सेम प्लेस होल्डर के ऐड करेंगे, प्लेस होल्डर एंटर पासवर्ड, ठीक है। ये जो पासवर्ड है अभी मैं यहाँ पे कितना भी पासवर्ड यहाँ पे लिख सकता हूँ और यहाँ से सबमिट कर सकता हूँ। अगर आपने फेसबुक पे या फिर कहीं और पे देखा है तो कहाँ पे पासवर्ड की जो लेंथ है वो 6 कैरेक्टर की होती है, कहाँ पे पासवर्ड की जो लेंथ है वो 8 कैरेक्टर पे होती है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पासवर्ड की भी कुछ एक स्पेसिफिक लेंथ हो। तो हमारे पास यहाँ पे उसके लिए एट्रीब्यूट है जिसका नाम है मिन लेंथ एंड मैक्स लेंथ। अब यहाँ पे मिन मैक्स और मिन लेंथ और मैक्स लेंथ से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अभी ये जो मिन एंड मैक्स है वो वही नंबर लेगा जो हमने यहाँ पे मिन एंड मैक्स में लिया है, बट जो हमारा मिन लेंथ और मैक्स लेंथ है वो एक्चुअल में उसकी लेंथ लेगा, जो मतलब हम कितने डिजिट के या फिर कितने कैरेक्टर्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसकी जो लेंथ है वही यहाँ पे लेगा। अभी मैं चाहता हूँ कि मेरे पासवर्ड की जो लेंथ है वो मिनिमम 6 कैरेक्टर हो और मैक्सिमम 8 कैरेक्टर हो, ठीक है। तो इस तरह से मैं अपने पासवर्ड को एक एडिशनल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। मतलब मेरा जो कैरेक्टर की जो लेंथ है मैं 3-4 डिजिट की नहीं एक्सेप्ट करूंगा, मुझे चाहिए तो 6 ही कैरेक्टर, और जो मैक्सिमम लेंथ है उसे हम 8 कैरेक्टर या फिर मैक्सिमम लेंथ ना देते हुए अनलिमिटेड आप कितना भी टाइप करो
फिर भी हम सॉर्ट ऑफ इस एट्रीब्यूट को देखने के लिए यहाँ पे 80 लिखता हूँ। तो जैसे यहाँ पे सेव करता हूँ और अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 ऐसा 1 2 3 लिखा है सिंपली और यहाँ पे सबमिट करता हूँ तो आपको मैसेज दिखाई देगा हमारा जो इनपुट है वो 6 कैरेक्टर और या फिर उससे बड़ा होना चाहिए। तो सिंपली हम उसे 6 कैरेक्टर लेंगे और 6 के बाद हम यहाँ से 9-10 कैरेक्टर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, बट ये जो लेंथ है इसने 8 कैरेक्टर की यहाँ पे हमें जो मैक्स लेंथ दी है वहाँ पे 8 कैरेक्टर, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ 8 कैरेक्टर ही लिख पा रहा है, उसके आगे ये लिख नहीं पा रहा है। तो इस तरह से हम अपने पासवर्ड को एक स्पेसिफिक लेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं सबमिट करूंगा ऑब्वियसली ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हमारे पास कोई टेबल रहा हो या फिर बहुत सारा डेटा है, अब इस डेटा को हमें सर्च करना है, उसके लिए सिंपली हमारे पास एक इनपुट टाइप है जिसका नाम है सर्च। अभी यहाँ पे मैं लेबल लेता हूँ सर्च इनपुट करके, उसके बाद इनपुट सर्च, ठीक है। और नेम और आईडी हटा देता हूँ और यहाँ पे भी मैं प्लेस होल्डर डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ एंटर सर्च टर्म। अभी जैसे मैं यहाँ पे सेव करता हूँ तो आपको यहाँ पे जो सर्च टर्म है जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे अगर कुछ भी लिखता हूँ तो आपको एक क्रॉस का एरो दिखाई दे रहा है। अभी मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पे ब्लू कोड और टेक्स्ट सर्च करूँ, तो ऐसे मैंने यहाँ पे टर्म डाले। अभी मैं इस इनपुट टाइप को कुछ जावास्क्रिप्ट अप्लाई करके कुछ स्क्रिप्टिंग लिख के ये जो टर्म है मैं चाहता हूँ मेरे डेटा से लाए या फिर मैं चाहता हूँ इस पेज से लाए या फिर कहीं से भी लाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ कोड लिखूंगा। इसके बाद ये हमें वो टर्म यहाँ पे सर्च करके देगा। तो उसके लिए हम सिंपली ये सर्च इनपुट को यहाँ पे लेते हैं और इस इनपुट के राइट एंड में हमें यहाँ पे क्रॉस का एरो भी दिया है, मतलब हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे हमारा जो इनपुट है वो क्लियर हो जाएगा और हम नया कुछ इनपुट यहाँ पे डाल सकते हैं। ब्रेक टैग यहाँ पे भी यूज करता हूँ। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टैग है उसका नाम है URL, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे लेबल लिखते हैं और वहां पे लिखते हैं URL इनपुट, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस देता हूँ ताकि आपको हर एक इनपुट अलग अलग यहाँ पे शो करे और आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इसके लिए हम यहाँ से एक एक लाइन की स्पेस यहाँ पे छोड़ देते हैं। और जो हमारे पास URL इनपुट है उसके लिए सिंपली इनपुट के अंदर URL हम लिखते हैं और इसे भी हम प्लेस होल्डर देते हैं कुछ की एंटर URL करके एंटर योर वेबसाइट URL करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट लिखते हैं और यहाँ से रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट निकाल देते हैं एंटर योर वेबसाइट, ठीक है। अभी ये जो URL है अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं कुछ टाइप करूँ जैसे ब्लू कोड और टेक है, तो जैसे मैं यहाँ पे सबमिट करूंगा ये हमें एक एरर देगा जैसे प्लीज एंटर अ URL, मतलब हमें ये रिकमेंड कर रहा है कि हम यहाँ पे URL को ही डाल सकते हैं। और जैसे मैं यहाँ पे ब्लू कोड और टेक डालूंगा .in डालूंगा तो जैसे मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ फिर भी हमें ये एरर दे रहा है। हमें यहाँ पे जो एब्सोल्यूट एक URL होती है हमारी वेबसाइट की, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा tech.bluecoder.in और इसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा है HTTPS उसके बाद :/ उसके बाद जो मेरी वेबसाइट है। इस तरह से हमारी URL रहती है। तो इस URL को मैं यहाँ पे जैसे डालूंगा तभी हमारा जो फॉर्म है सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट होगा। तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो गया है। अभी अगला जो हमारे पास इनपुट टैग है उसका नाम है डेट। अब जैसे मैं यहाँ पे लेबल लिखता हूँ, यहाँ पे डेट इनपुट लिखता हूँ, उसके बाद इनपुट के अंदर डेट लिखता हूँ, ठीक है। अभी मान लो मुझे मेरे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे शो कर रहे हैं या फिर मुझे आज की डेट यहाँ पे एज इनपुट यहाँ पे लेनी है या फिर कोई वर्क रहा हो मैंने किस दिन कंप्लीट किया है। इस तरह से अगर हमें डेट को अपने वेबसाइट के अंदर यूजर से लेना है तो उसके लिए हम डेट इनपुट के यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इस डेट इनपुट की यूज किया है, आप देख सकते हो यहाँ पे हमें एक कैलेंडर का आइकॉन यहाँ पे इस इनपुट के अंदर दिखाई दे रहा है। उसके बाद हमें कुछ यहाँ पे DDMMYY करके यहाँ पे शो कर रहा है और इसका मतलब ये है कि हमें 2 कैरेक्टर डेट दे के उसके बाद 2 कैरेक्टर मंथ के और 4 कैरेक्टर हमारे ईयर के यहाँ पे लेने पड़ेंगे। जैसे अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे 30, उसके बाद डैश, उसके बाद 5 मतलब मंथ जो मई मंथ है, उसके बाद 1998। तो इस तरह से हमें इस डेट को अपने इनपुट में लेना पड़ेगा। तो उसके लिए सिंपली यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ऐसे
3050519980 लिखो, से रिफ्रेश करते हो, या फिर यहाँ से सिंपली अपने कैलेंडर को ओपन करो। उसके बाद यहाँ से अपने डेट ऑफ बर्थ या फिर जो भी हमें ईयर चाहिए उसे यहाँ से सिलेक्ट करके अपना मंथ सिलेक्ट करके जो डेट हमें चाहिए उस डेट को यहाँ से सिलेक्ट करो। तो हम जो भी डेट यहाँ पे सर्च करना चाहते हैं वो डेट हमें इस इनपुट के अंदर मिल जाएगी। और जैसे हम इसे सबमिट करते हैं तो हमारी डेट भी इस फॉर्म के साथ सबमिट हो जाएगी। अब जैसे हमने यहाँ पे डेट टाइप लिया है, डेट टाइप का इनपुट लिखा है, सेम उसी तरह हमारे पास एक टाइम टाइप का भी इनपुट यहाँ पे है। अब यहाँ पे अगर मैं ये टाइम एट्रीब्यूट लेता हूँ तो जैसे मैंने यहाँ पे डेट सिलेक्ट की उसी तरह से मैं यहाँ से वॉच आइकन पे क्लिक करके मुझे जो यहाँ पे टाइम चाहिए तो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। जितना मुझे यहाँ पे आवर्स का टाइम लिखना है, मतलब 1 से लेकर 24 आवर्स तक, और उसके बाद 60 तक जो भी मिनट्स है वो मिनट्स भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ और सबमिट कर सकता हूँ सिंपली। इसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि ये डेट और टाइम एक साथ न लिखते हुए मैं चाहता हूँ कि ये डेट और टाइम मुझे एक ही इनपुट के अंदर शो करे, तो उसके लिए हम सिंपली डेट टाइम लोकल इनपुट को यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, उसके लिए मुझे डेट टाइम लोकल यहाँ पे लिखना पड़ेगा और ये एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने डेट के लिए अलग एक इनपुट लिया, टाइम के लिए अलग एक इनपुट लिया, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने डेट टाइम के लिए एक ही इनपुट में दोनों को यहाँ पे यूज किया है। जैसे मुझे यहाँ पे जो डेट चाहिए वो डेट भी, और उसके बाद जो टाइम चाहिए वो टाइम भी यहाँ से मैं ले सकता हूँ। तो अगर आपको डेट टाइम अलग अलग चाहिए तो आप डेट और टाइम को अलग से यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपको डेट टाइम एक ही इनपुट में चाहिए तो आप ऐसे भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास जो अगला टाइप है वो है वीक टाइप, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वीक टाइप इनपुट। ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं इनपुट टाइप वीक। ठीक है, अभी जैसे मैंने यहाँ पे डेट टाइम लिया है उसी तरह अगर मुझे चाहिए एक स्पेसिफिक वीक को मैं यहाँ पे एज ए इनपुट लूँ तो उससे भी मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे सिंपली टाइप के अंदर वीक लिखना पड़ेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ आप देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे 40 नंबर का वीक सिलेक्ट किया तो यहाँ पे वीक 40 और ईयर आगे यहाँ पे शो कर रहा है। इस तरह से हम अपने एस्टिमेट में किसी पर्टिकुलर वीक को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, और वीक के साथ साथ हम मंथ को भी अपने एस्टिमेट के अंदर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली हमें मंथ टाइप को यहाँ पे लेना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे लेबल लेता हूँ और वहाँ पे मंथ टाइप इनपुट लेता हूँ और सिंपली इनपुट का जो टाइप है उसमें मंथ लिखता हूँ। अभी यहाँ से मैं जैसे हमने यहाँ पे वीक सिलेक्ट किया उसी तरह से हम यहाँ पे मंथ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे मुझे मई मंथ चाहिए और तो मई मंथ चाहिए तो आप देख सकते हैं मई 22 का यहाँ पे मंथ आ गया। हम ईयर वाइज भी किसी मंथ को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने डेट टाइम को ही अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक टाइप है, इसे डायरेक्टली लिखता हूँ क्योंकि ये हमें यहाँ पे दिखेगा ही नहीं, क्योंकि इसका जो टाइप है उसका नाम है हिडन। और यहाँ पे मैं आईडी और क्लास यहाँ पे आईडी यहाँ पे लिखना चाहूंगा हिडन टाइप। ठीक है, और सेम यहाँ पे मैं नेम भी लिखूंगा। अब ये जो हिडन टाइप इनपुट है वो बेसिकली हमारे एस्टिमेट में शो ही नहीं करेगा, मतलब हम इसे एज ए हिडन फील्ड यहाँ पे यूज करते हैं। अभी आप अगर देखोगे तो हमें यहाँ पे कोई भी फर्क यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मैं इस वेब पेज को यहाँ से इंस्पेक्ट करूंगा, इस फॉर्म के अंदर सबसे लास्ट में अगर मैं जाऊंगा तो आपको यहाँ पे एक हिडन फील्ड यहाँ पे दिखाई दे रही है, मतलब ये हमारे कोड के अंदर है बट ये हमें दिखाई नहीं दे रही है। अगर मैं यहाँ से इसे टेक्स्ट करता हूँ तो आपको यहाँ पे वो जो हिडन फील्ड है वो यहाँ पे दिखाई देगी। आप देख सकते हो यहाँ पे वो जो हिडन टाइप फील्ड है हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब इस हिडन टैग को हम क्यों यूज करते हैं इसे हम अपने आने वाले वीडियोस में हम कवर करेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल के अंदर। जैसे हम कोई CRUD ऑपरेशन करते हैं तो वहां पे हमें इस हिडन फील्ड की अपने फॉर्म के अंदर जरूरत पड़ती है तो हम उसे वहां पे कवर कर ही लेंगे। तो उसके बाद बढ़ते हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है, तो हमने ऑलरेडी इन टैग्स को अपने पिछली वीडियो में देखा है। जैसे यहाँ पे मैं लेता हूँ लेबल में, सबसे पहले लेबल में लेता हूँ रेडियो बटन,
और उसके बाद एक और लेता हूँ चेक बॉक्स, ठीक है। फिलहाल हम इसे इनपुट के अंदर अगर मैं यहाँ पे रेडियो लेता हूँ और यहाँ से और एक रेडियो लेता हूँ और यहाँ से उसे कुछ वैल्यू देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने वैल्यू दिया है, यहाँ पे दिया है मेल, ठीक है, यहाँ पे दिया है फीमेल, और यहाँ पे मैं लेबल भी लूंगा, उसके लिए मेल लूंगा, उसके बाद फीमेल लूंगा, फीमेल, ठीक है। तो ये जो रेडियो बटन है हमने ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में देख लिया है। यहाँ से हम इसे या तो मेल सिलेक्ट कर सकते हैं या तो फीमेल सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू देना चाहिए, वैल्यू, ठीक है, वैल्यू फीमेल, और इसका जो नेम है वो यहाँ पे सेम रहना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 10 भी रेडियो बटन एक ग्रुप के अंदर ले रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे उसका जो नेम है वो यहाँ पे सेम ही रखना पड़ेगा, ताकि क्योंकि हमें पता चले कि इस इनपुट टाइप का जो नेम है वो सेम है। अगर ये यहाँ पे सेम रहता है तब यहाँ से हम अगर इसे क्लिक करते तो ये अनसिलेक्ट हो जाएगा, इसे क्लिक करते तो ये अनसिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे अगर डिफरेंट नेम लेता हूँ, जैसे यहाँ पे मेल के लिए मैंने मान लो मेल लिया और फीमेल के लिए फीमेल लिया है, तो अगर मैं यहाँ से फीमेल को सिलेक्ट करूंगा उसके बाद मेल को सिलेक्ट करूंगा तो आप देख सकते हो ये दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं। और मैं चाहता हूँ ये ऐसा ना हो, तो इसके लिए नेम के अंदर हमें एज अ जेंडर ही नेम के अंदर सारे रेडियो बटन्स को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं हम चेक बॉक्स के अंदर। तो चेक बॉक्स के अंदर नॉर्मली इनपुट चेक बॉक्स, इसे भी हमने अपने पिछले वीडियो में देख लिया है। तो यहाँ पे भी मैं एक लेबल लेता हूँ, जैसे आई एग्री विथ टर्म्स, ठीक है। इसके लिए हम चेक बॉक्स नॉर्मली यूज करते हैं, या फिर मल्टीपल कोई लिस्ट है उनमें से हम मल्टी सिलेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं, तो ऐसे चेक बॉक्स को भी हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। अभी इन दोनों के अंदर एक कॉमन एट्रीब्यूट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जिसका नाम है चेक्ड एट्रीब्यूट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ चेक्ड एट्रीब्यूट। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हमें यहाँ पे एग्रीड विद टर्म्स है वो बाय डिफॉल्ट चेक हो जाए, और तो इसके लिए हम चेक एट्रीब्यूट को यहाँ पे यूज करते हैं। और सेव करूंगा तो आप देख सकते हो, जैसे मैं कितनी बार भी रिलोड करूँ तो ये बाय डिफॉल्ट मेल यहाँ पे सिलेक्ट करके दे रहा है, और आई एग्री विद टर्म्स का जो चेक बॉक्स है वो भी हमें सिलेक्ट करके दे रहा है। इसके बाद अगला जो इनपुट है हमारे पास, उसका नाम है सिंपली कलर। अगर मुझे यहाँ पे अपने वेब पेज के अंदर कोई कलर पिकर यहाँ पे लेना हो तो उसके लिए मैं सिंपली कलर इनपुट टाइप को यहाँ पे लूंगा, इनपुट यहाँ पे लूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे इस कलर इनपुट पे क्लिक करता हूँ तो हमें एक कलर पिकर यहाँ पे शो कर रहा है। इससे हम कोई भी कलर को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर उसके बाद ऐसे ब्रेक टैग लेता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद मैं चाहता हूँ कि कोई इमेज यहाँ से अपलोड करो या फिर कोई फाइल यहाँ से अपलोड करो, तो उसके लिए सिंपली बस हमारे पास एक फाइल टाइप होता है, ठीक है। अब इस फाइल टाइप को लिखने के लिए सिंपली हमें इनपुट, उसके बाद कोलन और फाइल यहाँ पे लिखने की जरूरत है। अब जैसे मैं यहाँ पे इतना ही लिखता हूँ तो यहाँ पे आपको वो फाइल से अपलोड करने के लिए पूछ रहा है। अब जैसे मैं इस चूज फाइल पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा जो फाइल एक्सप्लोरर है उसका जो विंडो ओपन करके दे रहा है, और यहाँ से मैं कोई भी फोटो या फिर कोई भी फाइल यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे HTML का जो फॉर्म का जो थंबनेल है उसे सिलेक्ट करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो नेम है उसका नेम भी यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से हम अपने फाइल को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और सबमिट करने के बाद इसे अपने सर्वर पे भी भेज सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास जो अगला हमारा इनपुट टाइप है उसका नाम है रेंज इनपुट, ठीक है। उसके लिए सिंपली हमें इनपुट यहाँ से रेंज करके लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो हमारे पास ये रेंज इनपुट यहाँ पे आ गया। हम यहाँ से ऐसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। अभी इस रेंज इनपुट को हम मिन मैक्स एट्रीब्यूट भी दे सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे मिनिमम 1 रहे और मैक्सिमम मतलब 5 रहे, और मैं यहाँ से सेव करता हूँ तो आप देख सकते हो इसकी जो वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 5 है वो 5 पे ही जाएगा, मतलब 4 3 2 1 ऐसे यहाँ पे रेंज लेगा। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ से 100 करूँ तो ये अगर मैं यहाँ से सेव करता हूँ तो आप देख सकते हो ये एकदम स्मूथली एक रेंज से यहाँ पे स्क्रॉल हो रहा है। और साथ ही में अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो रेंज इनपुट है एक स्पेसिफिक वैल्यू पे यहाँ पे दिखाई दे, तो उसके लिए मैं अगर यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ और वैल्यू की जगह मैं यहाँ पे अगर 33 लिखता हूँ तो ये
33 पे जाके रुके। जैसे मैं यहाँ पे सेव करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारी रेंज है वो 33 पे आके बाय डिफॉल्ट शो कर रहा है। उसके बाद जो हमारा लास्ट टाइप है, हमने और बटन भी देखा, उसी तरह हमारे पास जो लास्ट हमारा टाइप है उसका नाम है रिसेट। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिसेट टी बटन का नाम लिखता हूँ। तो आप देख सकते हो हमें ये एज अ बटन हमें दिखाई दे रहा है, बट ये जो हमारा सबमिट बटन है इससे ये रिसेट बटन बहुत ही अलग है। मतलब हम सबमिट में अपने फॉर्म को सबमिट करते हैं और रिसेट के अंदर हमने जो भी फील्ड्स यहाँ पे लिखी है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, यहाँ पे भी लिखा और यहाँ पे भी लिखा, यहाँ पे भी कुछ नंबर डाला है, उसके बाद यूआरएल में कुछ लिखा है। तो हमारे जो टेक्स्ट फील्ड्स है या फिर कोई इनपुट्स है, अगर मैं यहाँ पे रिसेट करता हूँ तो ये जो डेटा हमने यहाँ पे टाइप किया है ये सारा का सारा यहाँ पे डेटा रिसेट हो जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो हमारे जो इनपुट्स के अंदर जो भी डेटा था वो रिमूव हो गया है। तो इस तरह से हम इस रिसेट बटन को अपने डेटा को क्लियर करने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं। तो इसके साथ दोस्तों हमारी इनपुट टाइप्स यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। आई होप आपको सभी इनपुट टाइप्स को देखने में और इसके साथ प्रैक्टिस करने में काफी मजा आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और उसके साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और साथ ही में हमारी जो वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट है उसे 1 बाय 1 एक्सेस करिएगा, ताकि यहाँ पे मैं शुरू से लेकर एंड तक अपनी वेब डेवलपमेंट को यहाँ से सिखा रहा हूँ। और HTML के अंदर कुछ 2-4 नए कॉन्सेप्ट यहाँ पे रह चुके हैं। उसके बाद हमारा HTML का जो ट्यूटर है वो खत्म होने के बाद हम CSS को स्टार्ट कर देंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ। तो इसी के साथ दोस्तों विदा लेने का टाइम आ गया है। टेक केयर, बाय बाय, वंदे मातरम।